हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज अपन जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट था उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, अपन यूएससीएमए डिस्कस कर रहे हैं। यूएससीएमए के अंदर अपना कौन सा पार्ट चल रहा है? अभी पार्ट नंबर 1 चल रहा है और आज है अपना लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें याद होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले वाले जो टॉपिक्स थे उसको रिवाइज कर दिया होगा, पूरी क्लासेस एक बार रिवाइज कर ली होगी। ये सारे अपन ने टॉपिक करे थे कि करके कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी डिस्कस किया था। ठीक है, फिर अपन ने डिस्कस किया था कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आपको याद हो तो। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए भी डिस्कस दिए थे, है ना, घर पे दिए थे करने के लिए कि भाई आप इसको करिए। अब आज अपन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप प्लीज़ जब भी क्लास में बैठें अपने, तो कैलकुलेटर साथ लेके बैठें। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर द एक सेकेंड, फॉर द फिजिकल ईयर एंडेड जस्ट एंडेड, डोरान इलेक्ट्रॉनिक्स हैड द फॉलोइंग रिजल्ट। एक ईयर एंड हुआ है, नेट इनकम दे रखी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे रखा है, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, इंक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी। अब ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस अभी आप ये मान लीजिए सिंपल ये करंट लाइबिलिटी है एक, है ना। तो ये इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब डिटेल में आएगा ये टॉपिक, डेफर टैक्स लाइबिलिटी सेक्शन ए में ही आएगा। तो आपको अभी इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल इसको एक लाइबिलिटी मान के चलिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन कौन से मेथड का लग रहा है आपको, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका कि ये इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट मेथड में अपनी अप्रोच कैसी रहती थी? बॉटम टू टॉप। बॉटम मतलब बॉटम में क्या आता है? नेट प्रॉफिट। तो बॉटम इज नेट प्रॉफिट, वो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है नेट इनकम के नाम से। प्लस अपन नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर देते थे। नॉन कैश एक्सपेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। प्लस इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं अपन? इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, क्योंकि आपको पता है कि करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाती थी तो उसको ऐड करते थे। अगर इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, तो डेटर एक करंट एसेट है, तो वो बढ़ गया तो उसको माइनस कर दो आप। इंक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो सिंपल प्लस कर दो, क्योंकि आपने लोन लिया है तो इनफ्लो हुआ है कैश का। अब आप इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 920 प्लस 110 प्लस 45 माइनस 73 प्लस 16, सो आंसर इज 10,18,000। तो आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। एन अकाउंटेंट विद NASPO Enterprises Inc. has gathered the following information in order to prepare the statement of cash flow for the current year. एक अकाउंटेंट है, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, नेट इनकम गिवन है, इंक्लूड्स अ डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो अपन इसको एड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को। कंपनी इशूड 3 लाख ऑफ डिविडेंड दिस ईयर, ये कौन सी एक्टिविटी होती थी? याद करो, डिविडेंड कंपनी ने इशू करा। तो बिल्कुल सही जवाब, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट था, तो ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है। परचेज वन बिल्डिंग, वन न्यू बिल्डिंग, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बैलेंस शीट करंट पीरियड और आपको प्रायर पीरियड की गिवन है, पिछले सालों की भी, ये पिछले साल की बैलेंस शीट है और ये करंट ईयर की बैलेंस शीट गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि भाई इसको सॉल्व करके बताओ। अब कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आप देख लो नेट इनकम कितनी है। नेट इनकम है 456,900, 450। चलो मैं आपको उधर ही करके दिखाता हूँ ताकि आपको फिगर देखने में आसानी रहेगी। इसमें आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर दो 45,600 का। ठीक है, ये डिविडेंड का कुछ नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या मांगा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांगी है। और ये न्यू बिल्डिंग जो परचेज करी है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसका भी कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए डेटर पहले कितने के थे? 56,860 के। अब डेटर कम हो गए। डेटर कम होने का मतलब क्या हुआ है? कलेक्शन हो गया। तो मैं कैलकुलेटर लेके टोटल करता हूँ, बैलेंस निकालता हूँ। 56,860 माइनस 45,300, इट मीन्स 11,560। 11,560 शुड बी इनफ्लो ऑफ कैश। सही है नहीं है भाई? आपके डेटर कम हो गए पहले से तो इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। आपके लाइबिलिटी देखो कम हो रही है, देख रहे हो लाइबिलिटी कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम होना का मतलब क्या है? आपने लाइबिलिटी पे करी होगी जरूर। तो लाइबिलिटी पे करना मतलब क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ कैश। तो मैंने 12,900 माइनस
10,745 किया तो आ गया 2155, इट मीन्स दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश। इसी तरीके से मेरी इन्वेंट्री बढ़ रही है 194,320 माइनस 186,700, तो इन्वेंट्री कितने की बढ़ गई? इन्वेंट्री बढ़ गई है 7620 की, तो ये आउटफ्लो हो गया, इन्वेंट्री बढ़ गई तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। 456,900 प्लस 45,600 प्लस 11,560 माइनस 2155 और माइनस 7620, सो आंसर इज 504285। आ गया समझ में आपको? ये क्वेश्चन मैंने हॉक से लिया हुआ है, ठीक है, आप चिंता मत करिए। देखो मैंने इस स्टडी मटेरियल के अंदर, इस नोट्स के अंदर मैंने हॉक को कवर किया है, वाइले जो बुक आती है उसको कवर किया है, कुछ पोर्शन ग्लैम का भी है, ठीक है, वो भी है, और इसके अंदर इवन हमने पूरा इंटरनेट के अंदर जो भी सोर्सेज अवेलेबल थे अच्छे अच्छे, उससे ये नोट्स बनाए हैं, उससे ही पीपीटीज बनाई गई है, उससे टॉपिक बनाया गया है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे को खुद को पढ़ाते हुए टोटल 10 ईयर्स हो चुके हैं अप्रोक्स, सारे सब मिला के, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन टॉपिक्स के अंदर मेरे से पढ़ते हुए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन का आंसर 17 लाख आया होगा, देख लेते हैं अगर नहीं आया तो। नेट इनकम दे रखा है, डेटर्स बढ़ गया, आपको पता है डेटर बढ़ गया तो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, क्योंकि करंट एसेट बढ़ गई। करंट एसेट बढ़ने का मतलब क्या है, आउटफ्लो। जब भी एसेट बढ़ेगी तो पैसा जाएगा, सिंपल सी बात ये, रटना नहीं है, रटोगे तो दिक्कत आएगी। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, असेट्स, इन्वेंट्री कम हो गई मतलब इनफ्लो, ठीक है, करंट एसेट कम हो गई ना, बिक गई होगी इन्वेंट्री। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई तो इनफ्लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड बैक कर देंगे वापस, नॉन कैश एक्सपेंस है। गेन ऑन सेल ऑफ अवेलेबल फॉर सेल डेप्ट सिक्योरिटी, अब प्रॉफिट ऑन सेल है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये प्रॉफिट हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। भाई ये जो आपने डेप्ट सिक्योरिटी बेची है, मतलब सिंपल आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट बेचे हैं। भाई आपने किसी के अंदर इन्वेस्ट कर रखे होंगे, किसी डेप्ट के अंदर सिक्योरिटी, आपने डिबेंचर खरीदे होंगे किसी कंपनी के, ठीक है, उनको आपने सेल कर दिया। अवेलेबल फॉर सेल मतलब कि ये सेल करने के लिए ही अवेलेबल थी, तो आपने इनको सेल कर दिया, सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो अपन क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने नेट प्रॉफिट के अंदर इसको, नेट प्रॉफिट ये जो है इसके अंदर ऐड कर रखा होगा पहले से स्टार्टिंग में, ठीक है ना। मैंने बताया था ना आपको, जब आप P&L बनाते हैं तो आप यहाँ पे शुरुआत कैसे करते हैं, बाय जीपी, और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो ऐड कर देते हैं सारे के सारे, और यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अवेलेबल सिक्योरिटी, ये आपने क्या कर रखा होगा, ऐड कर रखा होगा, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसको अपन यहाँ से लेस कर देंगे। कैश रिसीवेबल फ्रॉम इशू ऑफ कॉमन स्टॉक, ये कौन सी एक्टिविटी है बताओ, आपने कैश रिसीव किया है ना, या रिसीव होगा, किससे, इशू ऑफ शेयर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इशू ऑफ शेयर कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश पेड फॉर डिविडेंड, अगेन कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, अपन ने पढ़ा था पहले भी। कैश पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अवेलेबल फॉर डेप्ट सिक्योरिटीज, ये कौन सी एक्टिविटी है, अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे, सिंपल, देखो 20 लाख तो है ही। इंक्रीज इन डेटर्स, आपके डेटर बढ़ गए तो असेट बढ़ गई, तो फिर कम कर दो, इसको माइनस कर दो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम हो गई मतलब वो बिक गई होगी, तो इसको प्लस कर दो। इन्वेंट्री कम होने का मतलब क्या होता है, इनफ्लो होना। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल मतलब आपका ये अगेन इनफ्लो है 2 लाख का, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसको नॉन कैश एक्सपेंस, इसको ऐड कर दो, और गेन ऑन सेल ऑफ अवेलेबल फॉर डेप्ट सिक्योरिटीज, इसको माइनस कर दो। अब इसको निकालो, 20 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 7, सो आंसर इज 17 लाख। कैलकुलेटर आपको अभी से यूज करना है, आप ऐसा मोबाइल में कैलकुलेशन मत करना। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स मोबाइल में कैलकुलेशन करते हैं, तो उससे स्पीड नहीं बन पाएगी आपकी। कैलकुलेटर कोई भी अलाउड है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको कोई स्पेसिफिक कैलकुलेटर लेना है। आप सिटीजन का सिंपल कैलकुलेटर ले लीजिए, जो आप बीकॉम में यूज करते हैं, ग्रेजुएशन में यूज करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगेन वन क्वेश्चन है ना, ये है द प्रेजेंटेशन ऑफ द मेजर क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग
कैश रिसिप्ट लेस मेजर क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग कैश डिसबर्समेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मतलब आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिला, ठीक है, जैसे रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, मैंने बताया था सेल करने से पैसा मिलता है मेनली, और ऑपरेटिंग कैश डिसबर्समेंट को आपने लेस कर दिया, माइनस कर दिया। ये बताओ कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा है? डायरेक्ट एक्टिविटी की, डायरेक्ट मेथड की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड की। तो कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज मतलब कैश परचेज, तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यही तो करते थे, कैश सेल ऊपर लिखते थे, ठीक है, और कैश परचेज को माइनस कर देते थे। समझ में आया? कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश पेड, कैश परचेज और पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो ऊपर वाले 2 पॉइंट थे, उनको नीचे वाले 2 पॉइंट से अपन माइनस कर देते थे। तो यही तो मेथड है, डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप बाकी तीनों पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आप आंसर दीजिए तो इतनी जल्दीबाजी मत करना, ठीक है ना, पहले चारों के चारों पॉइंट पढ़ना, उसके बाद ही आपको आंसर देना है फाइनली। ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में आंसर दें। द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग, अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, सबसे ज्यादा कॉमन मेथड कौन सा है कैश फ्लो निकालने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से? तो कॉमन मेथड कौन सा होता है? इनडायरेक्ट मेथड। तभी तो आपको 12th में इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाया जाता था। कई बार क्लासेस में 12th के अंदर डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ाया जाता, तो उसका यही रीजन होता है। व्हाट इज कैश ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो? कैश फ्लो क्या होता है? कैश का मतलब, कैश का मतलब मैंने अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, कैश, कैश इक्विवेलेंट, रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट। याद है कैश इक्विवेलेंट क्या होता था? वो कैश जो कैश के जैसा है, वो चीजें जो कैश की जैसी है, जैसे बैंक, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती थी? वो सिक्योरिटीज जो विद इन 3 मंथ्स कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? कैश के अंदर। तो वो सिक्योरिटीज को अपन मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते थे। अब अपन आते हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, हर चीज का बेनिफिट्स पढ़ते जा रहे हैं। आप बताइए बेनिफिट्स क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जरा देखो आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। आपने सुना होगा इसको, कैश वर्सेस अक्रूवल सिस्टम, सुना है इसके बारे में? कैश वर्सेस अक्रूवल सिस्टम। कई लोग अपने बुक्स है ना, अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश सिस्टम पे बनाते हैं, और कई लोग अपने अकाउंट्स अक्रूवल सिस्टम पे बनाते हैं। अक्रूवल सिस्टम को एक और नाम देते हैं मर्केंटाइल सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आप 11th क्लास एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना, स्टार्टिंग के चैप्टर्स डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल से, जो भी आपकी बुक थी। अगर आप वो रिवाइज नहीं करना चाहते तो प्लीज आप मेरे लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फाउंडेशन लर्निंग नाम से आप डालोगे, ठीक है, फाउंडेशन लर्निंग आप लिखोगे तो आप सीए फाउंडेशन का कोर्स डालना, सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में आपको, सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में आपको कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे, 10-11 लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे हैं, आधे आधे घंटे के। आप अगर डेडिकेटली देखोगे तो एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपको रिवाइज हो जाएगा पूरा 11th क्लास, है ना। और कई लोग क्या है, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी टाइम से आपने पहले पढ़ाई छोड़ी हुई है, आप काफी टाइम से जॉब कर रहे हो, तो आपको रिफ्रेश नहीं है चीजें, तो आपको सब चीजें रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। तो एक होता है कैश सिस्टम, एक होता है अक्रूवल सिस्टम। इसको अपन यहाँ पे समझते हैं क्या डिफरेंस होता है कैश सिस्टम और अक्रूवल, या क्या बोला था बताओ? मर्केंटाइल सिस्टम। कैश सिस्टम में देखो अपन जब तक कैश रिसीव नहीं होता था, है ना, तब तक अपन रिकॉर्डिंग नहीं करते, चाहे वो कैश रिसीव या कैश पे नहीं हो जाता, तब तक अपन उसको इनकम नहीं मानते, ठीक है। जैसे मान लो अपन क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स को कैश सिस्टम में आप नहीं दिखा सकते। क्रेडिट सेल्स की इनकम कब दिखाओगे आप? जब उनसे डेटर से कैश कलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 11th क्लास में था तो मेरी अकाउंट्स उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वीक थी, है ना। स्टार्टिंग जब मैंने करी थी 1-2 महीने 3 महीने, तो मेरे को अकाउंट समझ में नहीं आ रही थी। इसका एक रीज़न था, मैं ये सोचता रहता था कि अपन जो क्रेडिट सेल्स करते हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों दिखा रहे हैं। आप याद है आपको, आप जब 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आप ऐसे बनाते थे, उसमें आप बाय सेल्स लिखते थे, उस सेल्स में कैश भी दिखाते थे और क्रेडिट भी दिखाते थे, ऐसा होता था ना। तो मैं ये समझता था यार कि क्रेडिट सेल्स क्यों दिखा रहे हैं भाई, इसका रीजन क्या है, कि जबकि ये तो पैसा मिला ही नहीं अपन को, है ना, देखा जाए तो कभी बाद में मेरे को ये, जब मैंने अक्रूवल सिस्टम का मतलब मेरे को समझ में आया, तब समझ में आया कि अपन कैश सिस्टम फॉलो नहीं करते जनरली। अपन कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? अक्रूवल। अक्रूवल मतलब जैसी चीजें ड्यू हो जाएगी वैसे ही दिखा दोगे आप,
ठीक है, आप ये नहीं देखोगे कि पैसा आया या गया रियल में, आप ये देखो कि बस ट्रांजेक्शन अकर हो गया क्या। तो जिस पीरियड में ट्रांजेक्शन अकर हो जाएगा उस पीरियड में आप उसको दिखा दोगे ट्रांजेक्शन को। अब जैसे मान लो आप किसी दिन सुबह अपने घर पे पेस्ट कर रहे थे ना, टूथपेस्ट कर रहे थे, और आपका जो टूथपेस्ट है वो खत्म हो गया, ठीक है, आप करने के लिए बैठे ही थे और आपका वो टूथपेस्ट खत्म हो गया और घर में है नहीं नया टूथपेस्ट, तो आप पड़ोस वाली दुकान पे गए, शॉप पे गए अपने पड़ोस में, किराना शॉप पे, और आप वहां से टूथपेस्ट लेके आ गए। अब टूथपेस्ट लेके आए, लेकिन आप क्या है, क्योंकि सुबह सुबह गए थे तो आपके पास उस टाइम पे पैसे लेके नहीं गए थे, तो क्योंकि दुकानदार आपका जानकार था, उसने बोला ठीक है आप मेरे को पैसे बाद में देना। तो आप टूथपेस्ट ले आए एक, और सपोज करो 100 रुपीज का टूथपेस्ट लेके आ गए। बताओ ये आपका एक्सपेंडिचर है या नहीं है? बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग से सोच रखा है कि मैं उसको पेमेंट करूंगा, ठीक है, आपने भले ही अभी तक पेमेंट नहीं किया, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, आप बताओ इसको खर्चा मानोगे नहीं मानोगे? इस चीज को बिल्कुल मानोगे आप एक्सपेंडिचर। क्यों मानोगे? क्योंकि अ, आप ये चीज इनकर्ड कर चुके हो। क्या कर चुके हो आप? ये चीज इनकर कर चुके हो, INCURR। आप ये चीज क्या कर चुके हो? खर्च कर चुके हो, चाहे आपने पेमेंट किया या नहीं किया, ठीक है। अब आपके माइंड में हमेशा बर्डन रहेगा कि यार मुझे उसको 100 रुपए देने हैं, ठीक है। आप जब भी उस दुकान के सामने से निकलोगे या फिर आपको वो कभी दिख जाएगा बंदा दुकानदार, तो आप बोलोगे हाँ यार मेरे को तुम्हें 100 रुपए देने, मेरे को याद है। क्यों? क्योंकि आप उस सामान को कंज्यूम भी कर चुके हो, आप ले भी चुके हो उसको। दिस इज अक्रूवल सिस्टम, ठीक है, इसी को बोलते हैं अक्रूवल सिस्टम। और कैश सिस्टम में क्या करते हो? जब तक आप किसी को कैश पे नहीं कर देते, जब तक आप किसी से कैश रिसीव नहीं करते, तब तक आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करते हो, ठीक है। और क्या सर, और क्या बताओगे डिफरेंस आप कैश सिस्टम में अक्रूवल सिस्टम में? देखो सुनते रहो, बहुत मजेदार चीजें हैं, आपको अकाउंट्स पढ़ने में बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स में क्या, सारे टॉपिक्स में मजा आ जाएगा, आप बस मेरे साथ समझते रहिए चीजें। जब भी आप कैश सिस्टम करते हो ना, तो आप बताओ कौन सा अकाउंट बनाते थे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप कौन सा अकाउंट बनाते थे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। जब भी आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हो तो आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आजकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो इनकम निकालने के लिए, या फिर आप क्या बनाते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक सेकेंड, हाँ जी, तो बताइए आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे कैश सिस्टम में, और अक्रूवल सिस्टम में क्या बनाते थे? या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे अब इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप कब कब चीजें दिखाते थे? जब कोई भी चीज रिसीव हो जाएगी, एक्चुअल में कैश मिल जाएगा। जब तक कैश नहीं मिलेगा तब तक आप उसको नहीं दिखाते थे। और पेमेंट अकाउंट में जब तक कैश पे नहीं होता था तब तक हम उसको नहीं पे करते थे ना, मतलब नहीं दिखाते थे रियल में। लेकिन अक्रूवल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया ना, आप क्रेडिट सेल्स भी दिखाते हो और कैश सेल्स भी दिखाते हो। आप ट्रांजेक्शन ड्यू कब हुआ उसके बेसिस पे करते हो काम सारा का सारा। ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ, आप ये भी पूछ सकते हो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? केवल एक डिफरेंस है, जो ज्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स या फिर कोई ऐसी चैरिटी ट्रस्ट वगैरह, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बोल के अपने इनकम स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई उसमें वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल देते हैं। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। कैश सिस्टम सर कौन फॉलो करता है? जनरली वो लोग फॉलो करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, लाइक CA, ACCA, ठीक है, ये लोग जो है कैश सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर्स। अक्रूवल सिस्टम सबको फॉलो करना मैंडेटरी है, बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है। इवन आपने सुना होगा जो कंपनीज होती है, कंपनीज के अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर तभी माने जाते हैं जब जब उन्होंने अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रखा है, अदरवाइज तो उनके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर भी नहीं माने जाते। समझ में आ रही है आपको बातें? तो ये है सिंपल सिंपल सी बातें।
तो अपन नॉर्मली क्या फॉलो करते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन कैश फ्लो जो होता है वो सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे तो कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है। क्लियर? और क्या, एक सेकंड, और क्या बातें याद रखनी है आपको? और तो अब आ जाइए बेनिफिट्स और लिमिटेशंस पे। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है कि कंपनी ने कैसे रिसीव किया कैश और कैसे यूज किया। मतलब हो सकता है कंपनी ने शेयर इशू करके कैश रिसीव किया हो और शेयर इशू करने का पैसा कंपनी ने मशीन खरीदने में लगा दिया हो, तो वो चीजें कहां पता लगेगी आपको? कैश फ्लो के अंदर पता लगेगी, ना कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर। नो द रीजन वाई देयर इज डिफरेंस इन द नेट इनकम एंड कैश फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में कि कई लोग है ना बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं लेकिन उनका कैश उनके पास कुछ भी नहीं बचता। रीजन क्या हो सकता है? कि वो कहीं पे पैसा लगा रहे हो। मैंने आपको एक फ्रेंड का एग्जांपल दिया था कि आपका एक फ्रेंड है या अपना एक फ्रेंड है, तो वो 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, हमेशा उसके पास पैसे की तंगी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। उसका एक रीजन क्या कि वो पैसा खर्च कर देता है, ठीक है, किसी भी जगह पे। तो ये अपन को कैश फ्लो और स्टेटमेंट आराम से बता देता है। लेंडर्स कैन यूज टू असेस द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू रिपे द लोन। जो लेंडर होते हैं, जो पर्सन लोन देते हैं, बैंक वगैरह, वो आसानी से बता सकते हैं कि मुझे इसको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए कैश फ्लो के बेसिस पे, क्योंकि उसमें काफी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। डिविडेंड का पेमेंट असेसमेंट, मतलब कि कंपनी को डिविडेंड कंपनी डिविडेंड कितना पे कर रही है पिछले सालों से अब तक, है ना, 3-4 सालों का कैश फ्लो देख लो, आपको पता लग जाएगा। इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा रहेगा इससे। रेशियो एनालिसिस करने में भी कैश फ्लो काम में आता है। ठीक है, ये पॉइंट देखिए, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड पॉजिटिव फाइनेंसिंग। अच्छा पॉइंट है बहुत ज़रा। कई कंपनी हो सकती है कि उनका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है, तो ऑपरेटिंग जो होता है, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, उससे तो माइनस में आ रहा हो उसका बैलेंस, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से प्लस में आ रहा हो। तो इससे क्या फर्क, इससे क्या पता लग रहा है कि कंपनी लोन लेके अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस कर रही है, इसलिए कंपनी के पास हो सकता है पॉजिटिव कैश आ रहा हो। तो आपको हो सकता है कि कंपनी का पिछले साल का बैलेंस 10,000 हो, इस साल का 12,000 हो, तो आपको वाह कि 2,000 रुपये का इजाफा हो गया, बढ़ गया 2,000 रुपये, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2,000 रुपये बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो नेट बैलेंस माइनस में आ रहा हो और फाइनेंसिंग से क्या आ रहा हो, प्लस में आ रहा हो। तो ये चीज अच्छी नहीं है, नहीं है ना अच्छी, कि भाई अपन लोन लेके अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस कर रहे हैं। लिमिटेशन क्या है? इन इनडायरेक्ट मेथड डज नॉट टेल हाउ मच इज रिसीव फ्रॉम सेल्स पेड टू क्रेडिटर्स। अब जब भी अपन इनडायरेक्ट मेथड से काम करते हैं तो अपन को क्या नहीं पता लगता कि कंपनी को सेल्स से पैसा कितना मिल रहा है, पेड टू क्रेडिटर्स कितना है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में कौन सी अप्रोच चलती है? बॉटम टू टॉप अप्रोच चलती है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बार फॉर्मेट वापस देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए वापस बनाए हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर नेट इनकम, उसमें आपने सारे नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, मतलब करंट असेट्स का बढ़ना, ऐड कर दिया आपने। ठीक है, लेस कर दिया, सॉरी, करंट असेट बढ़ रही है तो करंट असेट अगर कम हो रही है तो उसको ऐड कर दिया। करंट लाइबिलिटी अगर अपन ने कम हो रही है तो इसका मतलब अपन ने रीपे कर दिया, माइनस कर दिया उसको। ठीक है, ये कैश फ्लो पॉजिटिव आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 25,000 रुपये। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब मशीन वगैरह खरीदी होगी आपने। आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपने प्रॉपर्टी बेची है, उससे कैश इनफ्लो हो रहा है, तो एक आउटफ्लो एक इनफ्लो। तो नेट इनफ्लो इज 20, नेट आउटफ्लो इज 21,000। ये माइनस में आ रहा है बैलेंस, देख रहे हो आप, ये प्लस में आ रहा है। तो इसके ऑपरेशंस तो पॉजिटिव है, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट इसने ज्यादा किया है, तो अभी तक कुछ कमेंट अच्छा नहीं, मतलब अभी तक अपन कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छी कंपनी है कि इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और ऑपरेशन से इसका पॉजिटिव है बैलेंस। और कहीं ना कहीं आप देखो इसने लोन चुकाया है, क्योंकि इसका नेट बैलेंस कितना आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से? -3,000। तो ऐसे आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं कि 25,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, 21,000 क्या हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला गया पैसा, तो प्लस का 4,000 है, फिर -3,000 और हो गया, आपने रीपेमेंट कर दिया होगा कोई लोन का, तो आपके पास नेट कैश कितना आया? 1,000 ड्यूरिंग द ईयर फ्लो हुआ। ठीक है, लेकिन आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस पहले से कितना पड़ा था? 1,200 का, तो आपके पास 1,000 और आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 2,200 हो गया। तो यही क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है। आया समझ में आपको? अपन ने अक्रूवल और कैश का डिफरेंस डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स अपने लिए एक नया टॉपिक है
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, मैं आपको इधर इसको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, अपन ने सबसे पहले अपन ने कौन कौन से स्टेटमेंट पढ़े, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटल 5 बताए थे मैंने आपको। पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। सेकंड क्या होता था, सेकंड होता था स्टेटमेंट ऑफ इनकम मतलब आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया, P&L। थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अब ये क्या होता है सर, देखो अपन ने ना पहले इनकम स्टेटमेंट बनाया, बताना जरा इनकम स्टेटमेंट से अपना क्या निकला नेट रिजल्ट। सर इनकम स्टेटमेंट से आपने बताया था नेट इनकम निकलती है, नेट प्रॉफिट निकलता है। इनकम स्टेटमेंट एक P&L होता है, नेट प्रॉफिट कह लो आप इसको। अगर मैं नेट इनकम के अंदर OCI ऐड कर दूं, मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड कर दूं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड कर दूं, तो अपने पास इन दोनों को ऐड करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब सर आप ये कहना चाहते हो नेट इनकम प्लस OCI इज इक्वल टू CI। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अपन क्या शो करते हैं, ऐसे नेट इनकम तो इनकम स्टेटमेंट से आ गई प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और दोनों को मिला के क्या बन जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है। जनरली स्टूडेंट्स अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स जो रियलाइज नहीं करे गए हैं। याद है आपको एग्जांपल मैंने आपको दिया था रिवॉल्यूशन गेन का, पिछले साल असेट की वैल्यू 10 लाख थी, इस साल असेट की वैल्यू 12 लाख हो गई, असेट की वैल्यू 2 लाख बढ़ गई, इंक्रीज हो गई 2 लाख असेट की वैल्यू। मुझे बताओ जो असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है 2 लाख से, क्या ये रियलाइज्ड गेन है या अनरियलाइज्ड गेन है, क्या ये रियलाइज गेन है या क्या ये अनरियलाइज्ड गेन है। सर ये तो अनरियलाइज्ड गेन है, वेरी गुड, यही तो अनरियलाइज्ड गेन है। तो ये अनरियलाइज्ड गेन कौन से स्टेटमेंट में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, सपोज करो मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहा हूं, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे बनाऊंगा, नेट इनकम। नेट इनकम कहां से आ गई मेरे पास, इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट में क्या ऐड कर दूंगा मैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जैसे क्या आ गया, पहला आइटम रिवैल्यूएशन गेन। ठीक है, और क्या ले सकते हो आप इसके अंदर और आइटम्स, मैंने आपको बताया था फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस, फॉरेन एक्सचेंज गेन। ठीक है, अब ये चीजें है ना अभी आपके एकदम से समझ में नहीं आएगी, बस आप केवल इनको याद कर लो अभी। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे मैं फॉरेन एक्सचेंज गेन का मैंने एग्जांपल भी लिया था आपको, कि एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आज आपकी एक कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी, याद है कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का। अगर आप किसी कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा शेयर इन्वेस्ट करते हो तो वो आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, और जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। तो आपकी एक होल्डिंग कंपनी है सपोज करो, ठीक है, मतलब आप खुद एक होल्डिंग कंपनी हो। ठीक है, आपका नाम है, क्या नाम रखते हैं इसका, फाउंडेशन लर्निंग रख देते हैं। ठीक है, फाउंडेशन लर्निंग इज अ होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जो है वो सपोज करो है EI, एक्सीलेजेंट इंडिया। ठीक है, इस नाम से अपन क्या रख देते हैं, आपकी सब्सिडरी कंपनी रख देते हैं। तो हुआ क्या कि सब्सिडरी कंपनी जो है उसका ऑपरेशंस US के अंदर है, होल्डिंग कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी है। ध्यान समझना इस एग्जांपल को, बताना जरा सब्सिडरी कंपनी का ट्रांजैक्शन कौन सी करेंसी में हो रहा होगा। अरे सर सिंपल क्वेश्चन पूछते हो आप तो, US डॉलर में। और बताना इंडियन करेंसी का ट्रांजैक्शन, इंडियन जो कंपनी है उसका ट्रांजैक्शन किस में हो रहा होगा, INR मतलब इंडियन रुपीस, INR बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, तो जो सब्सिडरी कंपनी है उसका ट्रांजैक्शन सारे डॉलर्स में हो रहे होंगे।
लेकिन आपको ये पता है क्या कि जो होल्डिंग कंपनी होती है वो खुद की जब बैलेंस शीट बनाती है या खुद के जो भी अकाउंट्स बनाती है उसके अंदर सब्सिडरी कंपनी के लास्ट में अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेती है, मर्ज कर लेती है। ठीक है, इसे कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बताओ? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन किस चीज को बोलते हैं? जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को अपने अंदर मिला लेती है। होल्डिंग कंपनी खुद के अलग अकाउंट्स बनाती है, एक सब्सिडरी कंपनी खुद के अलग अकाउंट्स बनाती है, और लास्ट में होल्डिंग कंपनी दोनों के कंबाइंड अकाउंट बनाती है, होल्डिंग और सब्सिडरी के। तो उसे क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अब होगा क्या कि होल्डिंग कंपनी सारा ट्रांजेक्शन किस में कर रही थी? इंडियन रुपीज में। अब मान लो इसके पास फर्नीचर आ रहा है, होल्डिंग कंपनी के पास 10 लाख का। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के पास जो फर्नीचर आ रहा है वो आ रहा है सपोज करो $50,000 का। मैंने ऐसे ही ले लिया कुछ भी अमाउंट। अब आप मुझे बताओ, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करेगी तो फर्नीचर भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अब फर्नीचर जो है वो 10 लाख का इसके अंदर शो हो रहा है, 10 लाख रुपीज का, और फर्नीचर जो है वो सब्सिडरी कंपनी में $50,000 का शो हो रहा है। तो आप इनको दोनों को मिला के ऐसे कह सकते हो सर 10,50,000 हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे थोड़ा होता है? $1 प्लस ₹1, ऐसे थोड़ा बोलेंगे 2 बन जाएगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करोगे, पहले आप इस डॉलर को किस में कन्वर्ट करोगे? रुपीज में। ठीक है, तो 50,000 इंटू 70 कितना होता है? 50,000 इंटू 70 होता है शायद 35 लाख। मैथ्स कमजोर है मेरी, आप देख लेना। 35 लाख होता है। एवरेज अपन ले लेते हैं, एक्सचेंज रेट 70 चल रही है सपोज करो। तो फर्नीचर 10 लाख तो पहले से था ही, अब 35 लाख और हो गया, तो टोटल कंबाइंड कितना हो गया? 45 लाख। ठीक है, तो इस जब ऐसे कंसोलिडेशन करते हैं ना अकाउंट्स का, तो हर चीज का कंसोलिडेशन करना पड़ता है। ठीक है, पूरा ट्रायल बैलेंस ले लेते हैं अपन सब्सिडरी कंपनी का, सारे के सारे आइटम को कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कोई ना कोई एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है। इस वजह से कोई ना कोई क्या अराइज होता है? एक्सचेंज डिफरेंस। और ये जो अपन कर रहे थे सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को डॉलर्स में जो थे उसको रुपीज में कन्वर्ट कर रहे थे, इसे पता है क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो इस ट्रांसलेशन की वजह से कोई ना कोई क्या अराइज होगा? एक्सचेंज डिफरेंस लास्ट में अराइज होगा। ठीक है, तो जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा उसको अपन कौन से अकाउंट में शो करेंगे? उसको अपन शो करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर शो करेंगे। कुछ आई बात समझ में आपको? क्या बोला मैंने कि जब अपन कंसोलिडेशन करते हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी के अकाउंट्स को अपन मिलाते हैं, या फिर अपन मान लो कि अपनी एक ब्रांच है इंडिया, अपनी एक हेड ऑफिस इंडिया में है और उसकी जो ब्रांच है वो यूएस के अंदर है, और जब अपन इनको कंसोलिडेट करेंगे, मिलाएंगे, तो मिलाने से पहले अपन क्या करते हैं? ट्रांसलेशन करते हैं अपनी ब्रांच का। ठीक है, हेड ऑफिस की करेंसी के अंदर। तो अपनी ब्रांच अगर यूएस के अंदर है और हेड ऑफिस इंडिया में है, तो हेड ऑफिस की करेंसी ऑब्वियस सी बात है इंडियन रुपीज होगी। तो अपन जो ब्रांच है डॉलर, उसको अपन इंडियन रुपीज में जब कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो कोई ना कोई एक्सचेंज डिफरेंस लास्ट में राइज होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, है ना? आप सोचो ट्रायल बैलेंस वैसे मैच कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन जब अपन पूरा ट्रायल बैलेंस को एक एक आइटम को अपन कन्वर्ट करते हैं, इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो लास्ट में कोई ना कोई एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा। और वो एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ जाएगा बताओ? वो एक्सचेंज डिफरेंस जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जाता है। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर कौन कौन से आइटम आए बताओ? फॉरेक्स का गेन वगैरह आ गया, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज गेन जो भी अपन ने डिस्कस कर रहे थे अपन इतनी देर से। रिवैल्यूएशन का गेन भी आ सकता है। और क्या आ सकता है? और आ सकता है कि कैश फ्लो हेज के अंदर चेंजेस। देखो आपको मैं दिखाता हूं कहां पे है वो आइटम्स। ये रहा, गेन इन कैश फ्लो हेज। कैश फ्लो हेज, हेज मतलब क्या होता है पता है आपको? हेज मतलब होता है किसी चीज को, हेज मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। कभी आपने सुना होगा हेजिंग। तो हेजिंग मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। तो किसी भी चीज की प्रोटेक्शन करना रिस्क के अगेंस्ट में, तो उसे अपन बोलते हैं हेजिंग। अब कैसे? अब अभी आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चलो देख लो आप। जैसे आपको $1 लाख मिलने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर के अंदर। भाई आपने क्या किया? आप इंडियन हो,
और इंडियन होके आपने यूएस के अंदर गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए। कितने के गुड्स एक्सपोर्ट करें? $1 लाख के। ठीक है, ध्यान समझना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपने $1 लाख के गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, यू आर इंडियन। ठीक है, आपका पेमेंट जो आएगा ना वो 3 महीने बाद आएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, गुड्स एक्सपोर्ट करें इन क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स है, सिंपल सी बात है, उधार माल बेचा है, 3 महीने बाद पेमेंट आएगा। अब बताओ आपको किस चीज का डर लगेगा? सर हमें डर लगेगा कि हमारी करेंसी जो है वो फ्लक्चुएट करती है। आज पता है, आज जो रेट है, जिस दिन आपने एक्सपोर्ट किया है उस दिन ये डॉलर 70 रुपए का है, लेकिन आपको पता है ये डर लग रहा है कि ये डॉलर कहीं कम ना हो जाए 70 से, 68, 65, 60 ऐसे कुछ ना चले जाए। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डॉलर की जो रेट है वो बढ़ती है, इंडियन रुपीस डेप्रिशिएट करता है, लेकिन फिर भी मान लो ऐसा हो जाए, आपको डर, ये डर लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके इस 70 के जो आपको, मतलब आपको लग रहा है कि भाई 60, सपोज करो आपको ये लग रहा है कि ये डॉलर है ना 3 महीने बाद कितने का हो जाएगा, 60 रुपीज का हो जाएगा। तो आप है ना एक एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, मिस्टर एक्स कोई है पर्सन, ठीक है, कहीं बैठते हैं दूर, तो इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि यार मुझे 3 महीने बाद डॉलर देना, किस रेट पे, सपोज करो 68 के रेट पे देना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? फ्यूचर, या आप इसको फॉरवर्ड भी बोल सकते हो। अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे फ्यूचर फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये सब जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये सब आगे आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूं ताकि आप, एक फूड फॉर थॉट है आपके लिए, आप अभी से इनके बारे में सोचना चालू कर दो। ठीक है, ये सब डेरिवेटिव का पार्ट होता है, हेजिंग और ये सब फ्यूचर ऑप्शंस, ठीक है, फॉरवर्ड, ये सब डेरिवेटिव का पार्ट होता है। तो हुआ क्या कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 3 महीने बाद आपको डॉलर कितने का मिल जाएगा, 68 का मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अभी आज का रेट चल रही है 60, आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद रेट कितने की हो जाएगी, सॉरी 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 सॉरी, आज का रेट चल रही है 70, आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद रेट कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, तो इसलिए आपने इस डर की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे कोई 3 महीने बाद डॉलर बेच देगा, कितने में, 68 में बेच देगा। कौन बेचेगा? मिस्टर एक्स बेच देगा। मिस्टर एक्स कोई ऐसी थर्ड पार्टी है। तो अब होगा क्या, अब 3 महीने गुजर गए, 3 महीने बाद रियल में डॉलर की रेट कितनी हो गई, 60 हो गई। अब होगा क्या, अब 3 महीने बाद जिस पार्टी को आपने एक्सपोर्ट किया था उससे आपको $1 लाख पेमेंट मिलेगा, मिलेगा $1 लाख। जब आप इसको एक्सचेंज कराने जाओगे, किधर भी जाओगे, आरबीआई में जाओगे या फिर कहीं पे भी जाओगे, तो आपको वो डॉलर कितने, $1 लाख के बदले कितना पेमेंट मिलेगा केवल, वैसे तो 60 लाख मिलता, क्योंकि 60 की रेट चल रही है, क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था डॉलर सेल करने का, तो आप मिस्टर एक्स के पास जाओगे $1 लाख लेके 3 महीने बाद, और मिस्टर एक्स आपको $1 लाख के बदले कितने रुपए का पेमेंट कर देंगे, 68 लाख रुपीस का पेमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है ऑलरेडी 68 के हिसाब से। अब आप बताओ आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ सर। अगर मार्केट में खुलेआम बेचते तो कितने रुपए का बेचते, 60 रुपए का बेचते, लेकिन क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था तो आप कितने रुपए का बेच रहे हो उसको, 68 का बेच रहे हो। तो ये चीज बहुत अच्छी हो गई आपके साथ। आपकी ये क्या हो गई बताओ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, रिस्क के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन हो गई, तो इसे बोलते हैं हेजिंग। ठीक है, तो जब आप कभी हेजिंग करवाते हो, हेजिंग करवाते हो और आपको कोई गेन होता है, ठीक है, तो उसका गेन किधर जाता है, ओसीआई में जाता है। बस अभी आप इतना समझ लो। ठीक है, हेजिंग समझ में आ गया होगा, आई गेस आपको हेजिंग समझ में आ गया होगा, है ना। आपके और क्वेश्चन हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आप पूछ सकते हो सर कि अगर मार्केट में जो रेट है 60 नहीं हुई, हमने तो सोचा था 60 होगी, लेकिन 60 की जगह आप मान लो 75 रेट हो गई, तो क्या होगा? तो भी आपको डियर डॉलर कितने में खरीदना पड़ेगा, 68 में खरीदना ही पड़ेगा, जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इस केस में आपको नुकसान हो गया। ठीक है, अगर आप इस नुकसान से ही बचना चाहते हो तो आप ऑप्शंस लेते हो, और जब आप कोई राइट टू बाय ऑप्शन लेते हो तो उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन। बट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीजें आगे आएगी तो आप इसको इतना डिटेल में भी डिस्कस मत करो, अभी आप केवल बेसिक समझ रहे हो, है ना, ओसीआई का। तो ओसीआई मीन्स क्या होता है बताओ, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। और ये कहाँ दिखाते हैं ओसीआई बताओ? ओसीआई अपन शो करते हैं कैसे शो करते थे, नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू क्या बन जाता है, कॉम्प्रहेंसिव इनकम। तो ओसीआई के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, गेन इन कैश फ्लो हेज,
अनरियलाइज होल्डिंग गेन एंड लॉस ऑन अवेलेबल फॉर डेप्ट सिक्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल डेप्ट सिक्योरिटी। तो सिंपल सी बात, कोई भी अनरियलाइज गेन होगा, ठीक है, कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है, ये अवेलेबल फॉर सेल क्या है, डेप्ट सिक्योरिटी, एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने किसी डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आज आपने किसी डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपए की वैल्यू थी, अब इसकी मार्केट वैल्यू 110 हो गई बढ़ के, ठीक है, अभी आपने बेचा नहीं है, बेच सकते हो आप कभी भी, है ना, अवेलेबल फॉर सेल है। तो 10 रुपए जो फायदा होगा वो कहाँ जाएगा, 10 रुपए फायदा वो जाएगा अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में। समझ में आया? वापस बताता हूँ एक बार, आपने किसी डिवेंचर खरीदा किसी कंपनी का, 100 रुपए में खरीदा, है ना, अभी आपने इसको बेचा नहीं, अब इसकी रेट कितनी हो गई थोड़े टाइम बाद, 110, अभी आपने बेचा नहीं है इसको, 10 रुपए का फायदा नजर आ रहा है आपको, क्या ये फायदा मिल गया आपको? बताओ, ये कब मिलेगा? जब आप इसको रियल में बेच दोगे, अभी तो नहीं बेचा ना आपने। तो ये फायदा जो हुआ है 10 रुपए का, ये कहाँ जाएगा बताओ? ये जाएगा अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में, बिकॉज इट इज नाउ अनरियलाइज गेन, नॉट रियलाइज गेन। हाँ, जब ये फायदा रियलाइज हो जाएगा तब इसको अपन अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम से कहाँ ले जाते हैं, अपन ले जाते हैं इसको पी एंड एल में, तब इसको बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। लेकिन अगेन वही बात है कि अभी ये आगे हो जाएगा अपने लिए, आगे के पॉइंट्स है, तो इसको अपन इतना जल्दी डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब ये रियलाइज हो जाएगा तब अपन इसको पी एंड एल में आराम से लेके जा सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट में ले जा सकते हैं, बट जब तक ये रियलाइज नहीं है तब तक ये कहाँ जाएगा, ओसीआई में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो थर्ड पॉइंट, फोर्थ तो समझ में आ गया, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन क्या होता है, जब आप किसी फॉरेन ब्रांच को, फॉरेन आपकी कोई सब्सिडरी है, उसको जब आप कन्वर्ट करते हो अपनी करेंसी के अंदर, ठीक है, उस करेंसी की जो है, उस करेंसी को अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हो तो कोई ना कोई डिफरेंस अराइज होता है, और वो डिफरेंस क्या है, ओसीआई में जाएगा, ठीक है। पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। थर्ड पॉइंट पढ़ के देखो, आपको समझ में आ रहा है कुछ? देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो सिक्योरिटीज होती है ना, ध्यान सुनना, वो 3 टाइप की होती है। एक होती है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, एक होती है अवेलेबल फॉर सेल, और एक होती है हेल्ड टिल मैच्योरिटी। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो ना किसी भी कंपनी में, वो कितने टाइप से खरीद सकते हो आप? 3 टाइप से। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब, जैसे मैंने आज किसी कंपनी का शेयर खरीदा, सपोज करो मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, कितने का भाव से खरीदा? 100 रुपए का शेयर खरीदा रिलायंस का। अब मैं सोच के बैठा हूं कि मैं इसको जैसे ही ये बढ़ जाएगा बेच दूंगा, अगर 105 भी हो गया तो मैं इसको बेच दूंगा। तो ये शेयर्स कौन से हो गए? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, ये बात समझ में आई? इसको आज कल में निकाल देंगे, कल सुबह निकाल देंगे, परसों निकाल देंगे, 2-3 दिन में कर देंगे, बेच देंगे, तो ये क्या है? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। अवेलेबल फॉर सेल क्या होता है? अपन ने कोई रिलायंस का शेयर खरीदा 100 रुपए का, है ना, बेचेंगे तो सही, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी बेच देंगे, तुरंत बेच देंगे, थोड़ा टाइम रखेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है ना, 6 महीने 8 महीने 10 महीने, लेकिन अभी तुरंत नहीं बेचेंगे। तो ऐसे सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं? अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, ठीक है। तीसरा होता है हेल्ड टिल मैच्योरिटी। हेल्ड टिल मैच्योरिटी मतलब, अब अपन ने डिबेंचर खरीद लिए किसी कंपनी के, बताओ डिबेंचर की मैच्योरिटी होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। डिबेंचर की एक लाइफ होती है, उसके अंदर उसका रिडम्पशन होना चाहिए। इंडिया में वो लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। पता है आपको ये बात? 12th में आपने कभी पढ़ा हो सकता है। 10 साल बाद कंपनी को डिबेंचर जितने भी इशू करें उसको रिडम्पशन करना पड़ेगा। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन। कंपनी ने जो डिबेंचर इशू करे वो इसका मतलब क्या होता है? लोन लेना, और जब डिबेंचर रिडीम करें उसका मतलब क्या है? डिबेंचर को चुकाना, लोन को चुकाना, लोन का रीपेमेंट करना। तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी मतलब कंपनी ने डिबेंचर ले ली है, लेकिन मैं उसको कब तक रखूंगा? जब तक कंपनी उसको रिडीम नहीं कर देगी तब तक रखूंगा। और इन दोनों केस में मैं क्या करूंगा? मार्केट में सेल कर दूंगा। बस हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में तुरंत बेच दूंगा, अवेलेबल फॉर सेल में बाद में बेचूंगा, महीने भर बाद, 10 महीने बाद, 8 महीने बाद, लेकिन मैच्योरिटी तक तो नहीं रखूंगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप की सिक्योरिटी होती है। ये क्लियर हो गया फंडा? अब थर्ड पॉइंट पढ़ो आप। अनरियलाइज गेन या लॉस रिजल्ट फ्रॉम
डेप्ट सिक्योरिटी बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी इनटू अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी फ्रॉम हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी। क्या मतलब समझ में आया इसका? कुछ नहीं आया भाई। अपन ने कोई किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे है ना, और सोच के रख रखा था पहले कि भाई मैं इसको मैच्योरिटी तक रखूंगा, मतलब कितने साल तक रखूंगा, मान लो 10 साल तक रखूंगा। 10 साल बाद कंपनी रीपेमेंट कर देगी तो 10 साल बाद कंपनी से रीपेमेंट लूंगा, लेकिन बाजार में नहीं बेचूंगा। लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया बाद में, और मेरा मूड क्या हुआ कि मैं इसको बाद में कभी ना कभी बेच दूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल रखूंगा, मैं इसको 2 साल में बेच दूंगा, 3 साल में बेच दूंगा, 4 साल में बेच दूंगा, जब अच्छे दाम मिल जाएंगे तो बेच दूंगा। तो बताओ ये क्या हुआ? हेल्ड फॉर मेच्योरिटी से मेरा कन्वर्जन हो गया सिक्योरिटी का किसमें? अवेलेबल फॉर सेल में। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना ऐसा। तो ये थर्ड पॉइंट वही बता रहा है। अब पढ़ो इसको वापस। अनरियलाइज गेन या लॉस रिजल्ट फ्रॉम डेप्ट सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर्स कन्वर्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? अवेलेबल फॉर सेल। किधर से? हेल्ड टू मैच्योरिटी। तो अगर कोई इसका अनरियलाइज गेन होता है तो वो किधर जाएगा? ओसीआई में जाएगा। समझ में आ गया? तो ओसीआई में आप ये एडजस्टमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा और भी एडजस्टमेंट होती है ओसीआई में, जैसे पेंशन एडजस्टमेंट होता है, एक पेंशन के डिफरेंसेस होते हैं। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी आपके काम नहीं आएगा इतना, है ना? ठीक है, अभी आप बस इतना सा पॉइंट्स याद रख सकते हो। एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो नोट रखने वाली है, आईएफआरएस और यूएस गैप के अंदर डिफरेंस है क्योंकि अपने कोर्स में, तो मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ आईएफआरएस और यूएस गैप में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। जैसे कि अपन अगर सपोज करो ये काम कर रहे होते आईएफआरएस के अंदर, तो आईएफआरएस में जो रिवॉल्यूशन का गेन है, जो रिवॉल्यूशन का गेन है आईएफआरएस के अंदर वो ओसीआई में जाता है। बट अगर अपन यूएस गैप के हिसाब से काम करते हैं तो रिवॉल्यूशन का गेन अपन ओसीआई में नहीं डालते हैं। समझ में आई कुछ बात? जब अपन आईएफआरएस के थ्रू काम, जब अपन आईएफआरएस में पढ़ते हैं तो आईएफआरएस में रिवॉल्यूशन का गेन भी किधर जाता है? ओसीआई में जाता है। लेकिन अगर अपन यूएस गैप, क्योंकि अपन अभी यूएस गैप पढ़ रहे हैं, तो रिवॉल्यूशन का गेन जो है वो ओसीआई में नहीं जाएगा। तो ओसीआई में जनरली स्टार्टिंग के 4-5 आइटम जाते हैं, ये याद रख सकते हो आप बस इतने से। ठीक है, तो अपन बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इतना आप पढ़ के रखिए एक बार। ठीक है, थैंक यू।